हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए बाल विकास और हिंदी की क्लास करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में बाल विकास और हिंदी के 60 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 60 प्रश्नों में से आपके 40 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी टेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। यूपी टेट एग्जाम आपका 2, 3, 4 जुलाई को है। अच्छे से पढ़ेंगे तभी यूपी टेट एग्जाम को पास कर पाएंगे। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, भूख और प्यास हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए, जो आपका भूख और प्यास होता है यह आपका जन्मजात प्रेरक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो प्रेरक व्यक्ति में जन्म से ही स्थित होते हैं उनको जन्मजात यहाँ पे प्रेरक कहा जाता है। और यहाँ पर देखेंगे जो भूख और प्यास है या जो जन्मजात प्रेरक है उसको जैविक या शारीरिक प्रेरक भी कहा जाता है। यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, कक्षा कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए, जो कक्षा कक्ष होता है उसमें जो शिक्षक रहते हैं और जो आपके यहाँ पे शिक्षार्थी या जो विद्यार्थी रहते हैं उनके मध्य जो संप्रेषण होता है वह उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें डी को चूज किए हैं बिल्कुल राइट होंगे। अगला प्रश्न है, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। पहला दिया गया उसे डांटेंगे ताकि वह यह गलती दोबारा न दोहराए। प्रधानाचार्य को बताएंगे, उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो जो सबसे इसमें परफेक्ट तरीका है, जो सबसे परफेक्ट सलूशन है वह है कि बच्चे से आपको बातचीत करना होगा। बच्चे से बातचीत करके लेट आने का यहाँ पे कारण जानेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र इस वाले में डी को चूज कर रहे हैं वह बिल्कुल राइट होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सृजनवादी उपागम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी वाला दिया गया, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा घृणा का। स्कूलों में देखेंगे अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है। तो यहाँ पे घृणा नहीं करते, जो शिक्षक होते हैं अपने बच्चों से कभी भी घृणा नहीं करते। तो डी वाला बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा समझ और जो अनुप्रयोग है इस पर आधारित प्रश्न पूछना चाहिए बच्चों से। तो यहाँ पर क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। परीक्षा में जो विद्यार्थी होते हैं विद्यार्थियों से जो प्रश्न पूछने चाहिए वह समझ पर आधारित हो और अनुप्रयोग पर आधारित हो। तो सी वाला राइट आंसर है। एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी हैं, यह स्थिति उत्पन्न करती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने के समृद्ध संसाधन की। तो यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर जो डी वाला है, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर पहला तो यहाँ पर दिखाया गया कोई ध्यान नहीं देंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे। कोई ध्यान नहीं देंगे बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। पढ़ाना बंद कर देंगे तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। बच्चों को ध्यान देने को कहेंगे, यह भी आपका यहाँ पे पूरी तरीके सही नहीं है। बल्कि यहाँ पर देखेंगे क्या करना होगा, कारण जानने की कोशिश करेंगे। जो डी वाला है, डी वाला राइट आंसर होगा।
यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, कोई भी पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले कारण जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा बच्चे क्यों कर रहे हैं, क्यों वह रुचि नहीं ले रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है या नहीं, या क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निष्पत्ति लब्धि का यहाँ पे सूत्र होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से निष्पत्ति लब्धि आपका यहाँ पर हो जाएगा AQ हो जाएगा। AQ का मतलब होता है अचीवमेंट क्वोशिएंट होता है। और यहाँ पर देखेंगे इसका हो जाएगा यहाँ पे शैक्षिक आयु बटे मानसिक आयु हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया है एजुकेशनल एज दिया गया है शैक्षिक आयु, और यहाँ पर बटे क्या है मानसिक आयु, यहाँ पर नीचे है मानसिक आयु गुणे में 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणे में 100। और यह है आपका यहाँ पे निष्पत्ति लब्धि का फार्मूला है, निष्पत्ति लब्धि का फार्मूला है। तो इसको भी आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या होगा डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पे क्या होगा डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, और इसी तरीके से एक बुद्धि लब्धि का भी सूत्र होता है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि वे, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का जो कौशल है विकसित कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालयी शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, सभी लोग प्रयास करेंगे और यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। इसको आपको यहाँ पे क्या करना है सुमेलित करना है। सबसे पहले दिया गया है एक तत्व सिद्धांत दिया गया है। एक तत्व सिद्धांत का यहाँ पे इसके जो मनोवैज्ञानिक थे, प्रवर्तक मनोवैज्ञानिक थे, वह बिने और टर्मन थे। तो देखेंगे बिने और टर्मन कहाँ पे दिया गया है, बिने और टर्मन दिया गया है सेकेंड वाले में। तो एक तत्व सिद्धांत का संबंध हो जाएगा सेकेंड से, तो यहाँ पे सेकेंड को लिख लीजिए। इसके बाद दिया गया बहुतत्व सिद्धांत, इसका जो संबंध है वह है थॉर्नडाइक से। तो थॉर्नडाइक वाला यहाँ पर देखेंगे थर्ड में दिया गया है, कूड में थर्ड लिख लेंगे। समूह तत्व सिद्धांत, तो यहाँ पे थर्स्टन हो जाएगा, थर्स्टन यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसके बाद त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा यहाँ पे गिलफोर्ड हो जाएगा, गिलफोर्ड आपका दिया गया है 1 वाले में। 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा प्रायः चुप रहता है तो आप क्या करेंगे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। पहला तो दिया गया है उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसको किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएंगे, यह भी पूरी तरीके सही नहीं है। उसके चुप रहने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सी वाला बिल्कुल क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी बच्चा अगर आपकी कक्षा में है और हमेशा चुप रहता है तो आपको सबसे पहला यही काम हो जाता है कि उसका यह जो चुप रहने का कारण है उसको पहले जानिए, उसके बाद में ही कुछ आपको समाधान के लिए करना है। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों की जो नियमित रूप से आकलित करना होता है वही आपका यहाँ पे सतत और व्यापक मूल्यांकन है। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बालक केंद्रीय शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो बालक केंद्रीय शिक्षा है उसमें देखेंगे दिया गया है गृह कार्य प्रदान करना। जो गृह कार्य जो आप लोग देते हैं, जो भी टीचर देते हैं, होमवर्क देते हैं, तो वह बालक केंद्रीय शिक्षा के अंतर्गत नहीं है।
तो यह तो आपका यहाँ पे नहीं है, तो यही वाला राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। बालक केंद्रित जो यहाँ पे शिक्षा है या जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करते हैं, बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करते हैं, बालक की जो सृजनात्मकता है उसको बढ़ावा देते हैं। ये 3 वर्ग होते हैं, लेकिन पहला नहीं होता, तो ये वाला राइट आंसर है। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन किसने दिया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा R.W. टेलर ने दिया था। तो यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट, यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं, इसकी जानकारी इन्हें। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। बच्चों को अगर सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान है, बच्चों को आप कुछ भी सिखा रहे हैं, तो जब भी आप कुछ भी सिखा रहे हैं तो उस कार्य को किस प्रकार से वे कर रहे हैं उसकी जो जानकारी है बच्चों को आपको क्या करना होगा, सतत रूप से दी जानी चाहिए, लगातार दी जानी चाहिए। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम में अक्षम हो तो आप क्या करेंगे? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना। तो यह भी आपका यहाँ पे सही नहीं है, बल्कि इसकी यहाँ पे कोई चर्चा ही नहीं की गई है। तो यहाँ पे क्या है, कौन सा सत्य नहीं है? तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे जो एनसीएफ 2005 है उसमें इसकी चर्चा नहीं की गई। उसमें देखेंगे जो चर्चा की गई है वह है कि ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना है, प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना है, परीक्षाओं में लचीलापन लाना है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा, इन सब की बात की गई है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है कि, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखेंगे पहला दिया गया उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए। तो पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए। तो यह भी आपका सही है। लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए। तो यह भी आपका सही। तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी हो जाएगा। बच्चों के भाषाई विकास के लिए ये सब कार्य जरूरी हैं। डी वाला राइट आंसर है। कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप होनी चाहिए। तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने के अंत वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी वाला है, सी वाला राइट आंसर है। अगला है वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सुगमकर्ता की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज गति से सीख रहे हैं और कुछ बहुत धीमी गति से। इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाने हेतु लेंगे। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तेज गति से सीखने वाले जो बच्चे हैं उनकी जो सहायता है वह धीमी गति से जो सीखने वाले बच्चे हैं उनको सिखाने के लिए हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने की प्रयोजना विधि के प्रतिपादक हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा किलपैट्रिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है
मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और मूल्यांकन के उपकरण आते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि कक्षा कक्ष का वातावरण होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो कक्षा कक्ष का वातावरण है वह आपका मित्रतापूर्ण होना चाहिए, मित्रतापूर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, कठोर शिल्प उपागम दिया गया है तो ये देखेंगे इंजीनियरिंग के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना। तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप यूपी टेट एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए प्राइमरी लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आया है, जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट रहेंगे, 7 सॉल्व पेपर रहेगा। चक्षु पब्लिकेशन की यूपी टेट की एग्जाम की जो बुक है उसका कवर पेज आप लोग देख सकते हैं। और इस बुक में सबसे पहले आपको विषय सूची मिल जाएगा। विषय सूची में देखेंगे 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया गया है, 7 सॉल्व पेपर आपके रहेंगे और उसके बाद यहाँ पे 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें दिया गया है। और यहाँ पर देखेंगे जो सॉल्व पेपर रहेगा, प्रैक्टिस सेट रहेगा, उसकी आंसर शीट भी इसमें दिया गया है। आंसर शीट के बाद देखेंगे एक एक प्रश्न का काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। और चक्षु पब्लिकेशन की जो यूपी टेट एग्जाम की बुक है इसको आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन परचेज करना है तो किसी भी बुक स्टोर पर जाना है, कवर पे दिखा करके इसको परचेज कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन परचेज करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करके इन बुक को आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आता है और उसी के साथ अगर स्टडी गाइड बुक ले लेते हैं तो आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। और चक्षु पब्लिकेशन का यूपी टेट एग्जाम की सब्जेक्ट वाइज बुक भी आती हैं। सब्जेक्ट वाइज बुक को लेकर के अपनी जो तैयारी है उसको काफ़ी अच्छी आप लोग कर सकते हैं। तो इन बुक को ऑर्डर आप लोग जरूर कीजिए। इसके बाद यहाँ पे यूपी टेट एग्जाम की हिंदी है और हिंदी के 30 प्रश्न हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पर देखेंगे जो त वर्ग है उसमें देखेंगे आपका त आ जाता है, इसके बाद थ आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे द आ जाएगा, ध आ जाएगा और न आ जाएगा। तो इसमें दिया गया त वर्ग का नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे जो न दिया गया, द दिया गया, ध दिया गया, यह सब त वर्ग के हैं। लेकिन यहाँ पे जो म दिया गया यह आपका त वर्ग का नहीं है बल्कि यह प वर्ग का है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजा नगर में आए, अर्थ के अनुसार यह वाक्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंतर्गत है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से विधानार्थक वाक्य है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नांकित शब्दों में से संबंध बहुब्रीहि सामासिक शब्द है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से दशानन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो दशानन है यह देखेंगे क्या है, बहुब्रीहि आपका समास है। तो ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इस वाक्य में किस लोकोक्ति का प्रयोग होगा। तीर्थों के पंडित पुजारी प्रायः ऐसे यजमानों की खोज में रहते हैं जो यहाँ पे हों। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आंख के अंधे गांठ के पूरे हों। ऑप्शन नंबर जो ए वाला है यह आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मैं अपना सिर खुजाता हूँ इस वाक्य में है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका सकर्मक क्रिया है। यहाँ पे क्या है, सकर्मक क्रिया है। बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न है जो इसमें यहाँ पे खुजाना है उसका यहाँ पे क्रिया, जो खुजाना क्रिया है उसका प्रभाव कर्म सिर पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे सकर्मक क्रिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह वाक्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में काला शब्द है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह क्या है, यह आपका विशेषण है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हीं को विशेषण कहा जाता है। निम्नलिखित वाक्य में एक विराम चिन्ह का लोप है, वह विराम चिन्ह कौन सा है यह आपको बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका यहाँ पे राइट आंसर करेंगे।
दिया क्या है यहाँ पे कि आप एक ऐसे मनुष्य की खोज कराइए जिसने कभी दुख का नाम न सुना हो। तो यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा। इसमें देखेंगे आपका पूर्ण विराम भी नहीं लगा है और यहाँ पे जो उद्धरण चिन्ह है वह भी नहीं लगा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखेंगे उद्धरण चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका यहाँ पे पूर्ण विराम आपका यहाँ पे नहीं था। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वे कहलाते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, उनको तत्सम शब्द कहा जाता है, सी वाला राइट आंसर है। एक अनार 100 बीमार, यह एक, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यह एक लोकोक्ति है, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। कोप शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न कि भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उनको संयुक्त स्वर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। गौरव गाथा इन दोनों शब्दों के बीच में लगा चिन्ह कहलाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको बोला जाता है यहाँ से योजक चिन्ह। जो यह चिन्ह लगा हुआ है यह आपका योजक चिन्ह है, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है पाकिटमार शब्द में समास है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी वाला दिया गया है बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। पाकिटमार का मतलब हो जाएगा पाकिट को मारने वाला। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया। रेखांकित वाक्यांश का भाव किस मुहावरे से व्यक्त होता है यह आपको बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना समूह लेकर रह गया, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है आंखें दिखाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोध से देखना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी वाला है डी वाला राइट आंसर है। कहु रावण रावण जग केते पद में रावण शब्द का प्रयोग क्रमशः हुआ है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा पहले तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हुआ है और उसके बाद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, तो यहाँ पर सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने की भगवत भक्ति में संधि है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से व्यंजन संधि है, भागवत धन भक्ति होगा इसका यहाँ पे संधि विच्छेद, तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे व्यंजन संधि दिया गया सी वाले में, तो सी वाला राइट आंसर है। अनुकरणीय में लगा है प्रत्यय, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि किसी वाक्य के अंश को हम निम्नलिखित में से क्या कहेंगे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उसको पदबंध कहा जाएगा, ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन पानी गए न उबरे मोती मानो सुन, इसमें शब्द शक्ति पहचानिए, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह होगा व्यंजना शब्द शक्ति है, ऑप्शन नंबर जो डी वाला है डी वाला राइट आंसर है। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है यौगिक धातु, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी वाला है डी वाला राइट आंसर है। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उसको कहा जाता है अधिकरण कारक, डी वाला राइट आंसर है। इसके बाद 55 से लेकर के 57 तक अपठित गद्यांश है और उसी से आंसर छांट के लिखना है, तो यहाँ पे जो गद्यांश दिया गया है गद्यांश को पढ़ लेंगे उसके बाद आंसर करेंगे। तो पहले प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया गया जीवों और उनके पर्यावरण की परस्पर क्रियाओं का अध्ययन कहलाता है, तो यहाँ पर देखेंगे सेम दिया गया है कि जीवों और उनके परस्पर क्रियाओं का अध्ययन ही पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाता है, तो यहाँ पे इकोलॉजी वर्ड दिया गया है, तो यहाँ पे जो इकोलॉजी है उसी को ट्रिक कर लेंगे, तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर उपस्थित समस्त इकोतंत्र को सम्मिलित रूप से कहते हैं, तो देखेंगे जो आपका यहाँ पे अपठित गद्यांश उसमें दिया गया है तो इसको जैव मंडल कहा जाता है, तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। गद्यांश से देख करके आप लोग करेंगे तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। पारिस्थितिक तंत्र या इकोतंत्र का यह घटक नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा
उसमें देखेंगे जो पारिस्थितिक तंत्र है या इको तंत्र है उसमें सूर्य का प्रकाश, कार्बनिक पदार्थ और मौसम आता है, लेकिन परमाणु ऊर्जा नहीं आता, तो सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, पढ़ने को दैनिक जीवन की जरूरतों से जोड़ना यह किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पठन कौशल का, डी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर क्या गया है, विषय वस्तु को स्पष्ट व तार्किक रूप से संगठित करना, यह आपका यहाँ पे लेखन कौशल के अंतर्गत है। लेख को कुशलतापूर्वक लिखना, यह भी आपका लेखन कौशल। व्याकरण का सही उपयोग, यह भी लेखन कौशल। तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, यह लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। विचारों के बीच जो संबंध स्थापित करना होता है, लेखन कौशल से इसका संबंध नहीं है। बलाघात का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बोलने के कौशल में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी वाला दिया गया है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि 60 प्रश्नों में कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।